सीताराम क्या बन गया चुनावी काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार पहुंचे तो 120 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर दिया, यानी बिहार की 40, उत्तर प्रदेश की 80 मिलाकर हो गई 120। उन्होंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 सीटों पर विरोधियों को साफ करेंगे। इस बीच काशी में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। कहा चुनाव से पहले सब साथ आते हैं और जब चुनाव में नील बटा सन्नाटा होता है तो फिर सब अलग अलग होकर एक दूसरे को गालियां सुनाते हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने मोर्चेबंदी तेज कर दी है। अखिलेश यादव, राजा भैया जैसे नेताओं को सहयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बताया गया था आज शाम ही सीटों का औपचारिक ऐलान होगा। सहमति की बात बीते दिन आई थी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में और 3 सीटों पर कांग्रेस। अब सबसे दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। आज ही जयराम रमेश ने यह कहा है कि चर्चा चल रही है, सीटों पर फाइनल खबर आपको सुनाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि कहां इंडिया गठबंधन की डील फाइनल है यानी ग्रीन सिग्नल, कहां बातचीत चल रही है यानी येलो सिग्नल। इंतजार करना होगा। यूपी में ग्रीन सिग्नल, सीटें फाइनल है। दिल्ली में भी ग्रीन सिग्नल है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। हरियाणा में ग्रीन सिग्नल है, गुजरात में भी ग्रीन सिग्नल है, बिहार में भी ग्रीन सिग्नल है जहां पर आरजेडी के साथ समझौता हो चुका है। 3 मार्च को बस ऐलान होना है जिस दिन वहां पर महागठबंधन की बड़ी रैली है। महाराष्ट्र में येलो सिग्नल है, अभी सीटें फंसी हुई है, 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में येलो सिग्नल है जहां बातचीत हो रही है। ममता बनर्जी ने इससे पहले एक बार ऐसा संदेश दिया था कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अब नए सिरे से चर्चा हो रही है तो येलो राइट वहां के लिए। पंजाब रेड सिग्नल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आज हम दोनों ओर की जोर आजमाइश से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चुनाव के वक्त तो एकदम नहीं। काशी दौरे पर पहुंचे तो विपक्ष की नई हमजोली पर जोरदार वार कर दिया और यूपी की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी कर दिया। ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार एक्शन में है। गुजरात से लेकर यूपी तक के दौरे कर रहे हैं और विरोधियों को भी घेर रहे हैं। इस बीच एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की ओर से मोर्चेबंदी तेज है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा फाइनल करने के बाद दूसरे सहयोगियों की तलाश में जुटे हैं। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। ये आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, पर लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी ओर बिहार यूपी के डिप्टी सीएम दोनों राज्यों की 120 सीटों पर सॉलिड जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत फुल स्पीड में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली से लेकर गुजरात तक का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं। दिलचस्प ये कि कांग्रेस दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी से बात चल रही है और जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। टीएमसी के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है।
समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था। लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। ये अलायंस के बारे में हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी अभी तक जो डेवलपमेंट है खुलकर बता दिया। अगर किसी तरह कोई नया डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी माथापच्ची जारी है। राहुल ने शरद पवार से फोन पर बात की है, जिसके बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी के साथ हमारा बातचीत चालू है। 27-28 वो हमारा सीट डिविजन पूरा हो जाएगा। पवार साहेबांच्याकडे होतो. पवार साहेबांच्याशी स्वतः खुद्द राहुल गांधीजी मगाशी बोलले आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न लवकर सुटावा, देशातल्या अन्य राज्यांचे प्रश्न सुटत आले, अशी सूचना राहुल गांधींनी पवार साहेबांना केलेली आहे आणि त्यावरून आता मला वाटतं त्याला गती येईल। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 8 सीटों पर पेच फंसा है। उन 8 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उद्धव कोट और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश में है। महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फॉर्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, ये हमारा फॉर्मूला है। उद्धव ठाकरे जी, मैं, शरद पवार जी, हम लोग आपके सामने आकर हमारी जितनी जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो आपको तब उसका क्लियरिटी आएंगी। लेकिन हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि भाई हमारा को ये सीट मिलना चाहिए, तो चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस सीटों पर तनातनी सिर्फ विपक्षी गठबंधन में है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति में भी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। शिंदे गुट वाली शिवसेना 18 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, इंतजार था, बताया गया था आज सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में ऐलान होगा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी के एक बयान पर आज पीएम ने सीधा जवाब दिया है। पहले सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसके बाद आपको सुनाएंगे पीएम ने उस पर क्या कहा। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का दिखेगा आपको, अदानी दिखेगा आपको, हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है। राहुल गांधी के इस बयान पर कि नशेड़ी वहां पर घूमते हैं रात में शराब पीकर, पीएम ने आज जवाब दिया है, सुनिए। जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं।
जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिसात बीत चुकी है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, हमेशा कहा जाता है कि यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब एक बात तो तय है, पीएम कह रहे हैं कि नील बटा सन्नाटा होगा, बाद में लड़ाई होगी। लेकिन जो आप लोग पहले ताने भर रहे थे कि सीट शेयरिंग नहीं होगी, वो सीट शेयरिंग तो हो गई। 17 सीटों पर अब राजपूत जी की पार्टी लड़ेगी और 63 पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ेगी। तो इतना तो तय है कि मामला यहां पर विपक्ष का ऐसा है कि धुर विरोधी सीट शेयरिंग कर रहे हैं दिल्ली से लेकर यूपी। अंजना जी, सर्वप्रथम तो संत रविदास जी की जयंती है और प्रधानमंत्री जी ने बनारस में हमने देखा किस तरह से उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। यही विचारधारा है जिसकी वजह से पूरा भारत और बनारस मंत्रमुग्ध है नरेंद्र मोदी जी से और आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन मैं आज ये सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि देखिए इनका अलायंस हो गया, हम तंज कसते थे। हम कोई तंज नहीं कसते थे, हम तो वो कह रहे थे जो ये आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अखिलेश वकीलेश, खड़गे वड़गे, जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा, ये हमने नहीं कहा, ये तो इन्होंने कहा, उस पर चर्चा हुई। लेकिन हमें आज एक बात समझनी है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दो प्रदेशों की आपका ये रिपोर्ट बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश में हमारा जो वोट परसेंटेज था पिछले लोकसभा चुनाव में वो 50% से ऊपर था। अब 50% से अगर ऊपर था और इनके साथ आरएलडी भी आने वाली थी जो कि इनका हाथ छोड़ के अब हमारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि दो दगे कारतूस, एक समाजवादी पार्टी जिसकी साइकिल पंचर है और हवा भरने का काम कोई कर रहा है तो अपराधी अफजल अंसारी को टिकट दिया है, दूसरी वो पंजा जिसकी हर उंगली टूटी है हर विधानसभा चुनाव में। अभी 3 उंगलियां तो टूटी थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। गुजरात में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। उत्तर प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आज एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि पिछले 2-3 दिनों में एक अपरिपक्व नेता कैसे अपने वक्तव्यों से जनता की भावनाएं आहत करता है। ठीक है। पहला, मीडिया से आप भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार से पूछा जाता है तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है। क्या फर्क पड़ता है कि उसका मालिक कौन है, उसकी जाति क्या है? ये सवाल राहुल गांधी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये मीडिया को भी जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं। दूसरा बयान आया, इन्होंने कहा अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय नाच रही थी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, एक महिला है ऐश्वर्या राय बच्चन और समाजवादी पार्टी की तो सांसद हैं जया बच्चन जी। ये कैसा आदर है एक महिला का, अमिताभ बच्चन का। तीसरी बात जो इन्होंने कही, यूपी का युवा नशेड़ी है। मैं कहूंगा देखिए ये फर्क है। नरेंद्र मोदी जी एक सांसद हैं, सांसद की भूमिका बखूबी निभाते हैं। आज 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा उन्होंने बनारस वासियों को दिया है। ठीक है। दूसरी तरफ बनारस की धरती पे वहां के युवा को उत्तर प्रदेश का अपमान करके नशेड़ी बुलाया है। ठीक है। ये बात अलग है। देखिए एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये नशा सत्ता का है। जब 26/11 का हमला हुआ ना, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, सुबह 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, हो सकता है नशा भी कर रहे हो। ये राहुल गांधी थे। मैं समझता हूँ अब एक बार जवाब लीजिए, अब जवाब दीजिए, अब जवाब जो है आपको काट नहीं पता नहीं कि उनका क्या असर होगा,
तो आपको परिपक्व बुलाया जाएगा। ठीक है। और ये बहुत दुखद है कि राहुल गांधी जैसा नेता विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये नहीं निभा पा रहे। इतने लूज बॉल क्यों दाग रहे हैं सुरेंद्र जी? राहुल गांधी जी समझ नहीं आ रहा है। पहले ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बोलना, किसी भी एक्ट्रेस के बारे में ऐसे कहना, नाचने की बात करना अपने आप में अशोभनीय है। क्या जरूरत थी उसकी? और फिर नशे में रात में युवा घूम रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर पीएम घेर रहे हैं अब। और सवाल है कि हम आपको सीटें भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर से वो जैकेट ग्राफिक्स दिखाइए। जो 17 सीटें आपको मिली हैं, हालांकि पूरे यूपी की 80 सीटों पर, पिछली बार आपको 19 में एक सीट रायबरेली पर जीत मिली थी, लेकिन जो 17 सीटें मिली भी हैं उसमें सिर्फ 3 सीटों पर आप नंबर 2 पर थे। 3 सीटों पर, ये देखिए नंबर 2 वाला ग्राफ है जो पीले रंग से है। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलब चमत्कार कुछ हो जाएगा क्या? अंजना जी नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज जो आज कही थी संत रविदास जी ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी को विनम्र नमन। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आप भाषण दीजिए नरेंद्र मोदी जी, युवाओं के लिए कुछ भी अपने शब्दों के जाल बुनिए मोदी जी, लेकिन प्लेन एंड सिंपल और में एक शेर है, वो सुन लीजिए। कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। आज की डेट में शर्म नहीं आती है नरेंद्र मोदी जी को और उनके सारे बड़े चैनलों पर बैठने वाले प्रवक्ताओं को? इलाहाबाद में जो हो रहा है आरओ की परीक्षा के लिए, इलाहाबाद में जो हो रहा है कि हर पेपर लीक इलाहाबाद में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 80 लाख लोग सड़क पर और 60,000 पदों के लिए, और ऊपर से ये लोग भाषण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा तरक्की की नई राह लिख रहा है। मुद्दा ये है या मुद्दा भाषण है? मुद्दा मेरे ख्याल से गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, अराजकता है। आज अगर इस बात को बात करेंगे आप तो पता चलेगा। और नशा युवा की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी, गद्दी छोड़ दीजिए। अब आ जाइए दूसरी बात पर, जो इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि साहब हमारा तो ये है, और आपने गठबंधन की बात कर दी। नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रह गया। तभी तो कभी नीतीश कुमार जी की शरण में जा रहे हैं, कभी जयंत चौधरी साहब की शरण में जा रहे हैं, कभी अपने आप को गाली देने वाले और योगी जी को गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर की शरण में जा रहे हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाई दे रहा है। हम तो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री, 7 साल से यूपी में सरकार है। आज की डेट में बेरोजगारी की समस्या दूर कर देते, तब राहुल गांधी के भाषण पर आपको भाषण करने का हक था। आज की डेट में प्रयागराज को आप ही दिखा रहे हो। धन्यवाद देता हूं मैं आपके चैनल को कि आज किस तरीके से युवा के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, प्रपंच हो रहा है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं उस चीज को आपकी कि जब 80 लाख लोग 60,000 पदों के लिए, और वो भी पद लीक कर दी परीक्षा आपने, हर जगह पे री एग्जाम, हर जगह पे सारी चीजें। आप युवा के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? सिर्फ भाषण से पेट भरोगे? आप भाषण से पेट, कहते हैं ना कि भाषण से पेट नहीं भरता, पेट भरता है काम से। पेट भरता है आपने जो अगर कोई रोजगार दिए हो, नौकरियां दी हो। भाषण मत दीजिए मोदी जी, भाषण देने का काम विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का काम होता है महंगाई खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना, अग्निवीर जैसी समस्या खत्म करना, किसान जो सड़क पर बैठा है किसान को दुश्मन ना मान करके अन्नदाता मानना। इसलिए आज आपकी उसमें किसान को गोली मार करके 2 किसानों की मृत्यु हो गई है इसमें, और 700 की हो गई थी पहले। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी आपने तो लिख करके दिया था। इन सारे मुद्दों पर बात न करके आप बात करेंगे राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी जी ने वो कह दिया, अयोध्या में ये हो गया, फलानी जगह पर ये हो गया। अरे भाई वो उस पर उसके बाद बात कीजिए अगर देश का युवा जो है रोजगार प्राप्त कर चुका हो तो। ठीक है सुरेंद्र जी, अब जवाब लेते हैं उनसे। हालांकि अच्छा लगा मुझे ऐश्वर्या राय पर उनके कमेंट को कम से कम आपने डिफेंड नहीं किया, इसलिए मैं मान रही हूं कि आप मुझसे सहमत हैं कि ये भाषा उनकी अशोभनीय थी, एक ऐसी महिला के लिए जिसने अपनी एक्टिंग के बलबूते अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है। मसला है महिलाओं के अपमान का, मसला भी उतना ही गंभीर है। सहमति का नहीं है,
हाँ, सहमति है। मैं फिर से कहता हूं मसला सहमति का नहीं, तो डिफेंड कीजिए। मसला आज की डेट मैं कोई डिफेंड नहीं करूंगा। क्यों डिफेंड हाँ, करूं? अच्छी बात। फिजूल के मुद्दे अगर आप लोग उठाते हैं, किसी पासिंग रिमार्क को आप बात करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आज की डेट में मुझे बताइए ना कि उन महिलाओं के बारे में, मणिपुर की महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बोला हो। ठीक है, ठीक है। साक्षी मलिक के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बोला हो। ये आपका डिफेंस है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी आज की नहीं, कोई मैं डिफेंस नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो सजा आप नरेंद्र मोदी को दीजिए वो राहुल गांधी को दीजिए, मंजूर है। अगर मणिपुर की महिलाओं को लोग ये तय करेंगे, लोग ये तय करेंगे, बिल्कुल लोग तय करेंगे। हाँ, तो मैं कहीं डिफेंस नहीं कर रहा। हाँ, मैं कोई समझ गई, आप सहमत हैं मुझसे। आपको बताता हूं, और शोभनीय भाषा थी। मुद्दों का विषयांतर नहीं होना चाहिए। नहीं, मुद्दों का विषयांतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, एक महिला का सम्मान भी उतना ही बड़ा इशू है। हमने हाथरस की भी बात की, हमने महिला पहलवानों की भी बात की, हमने मणिपुर से भी लाइव रिपोर्टिंग की है। और इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि ऐश्वर्या राय का इस तरह से उनको नाचने वाली कहना अशोभनीय भाषा है। और मुझे पता है आप भी सुरेंद्र जी नहीं डिफेंड करना चाह रहे हैं राहुल गांधी को इस मुद्दे पर। आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी लेता हूं खाली। पेपर लीक, ठीक है, बोलिए। मैं सिर्फ 5 सेकंड। ममता बनर्जी को, शशि थरूर की पत्नी को और रेणुका चौधरी को जिन भाषणों से, जिन भाषाओं से नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया था, जो गालियां दी थी, जो सजा नरेंद्र मोदी जी की वही सजा राहुल गांधी जी को दीजिए, मुझे मंजूर है। गौरव जी चलिए अब जवाब दीजिए, और उत्तर प्रदेश के पेपर लीक मामले पर भी आपका जवाब। मैं उस पर भी दूंगा। इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, प्रियंका जी, आशुतोष जी और देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा गांधी और सोनिया गांधी जी विपक्षी नेत्री हैं और तमाम हमारे मतभेद हो सकते हैं अंजना जी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए जो कहा गया और उसके लिए यहाँ माफी ना मांगी जाए, ना राहुल गांधी माफी मांगे, तब भी मैं दोहराऊंगा नहीं कि प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए अगर हम ये बात कहते या कोई और कहता तो इन्हें कैसा लगता। एक महिला की अस्मिता तो हर किसी की है। ये नहीं हो सकता है कि गांधी परिवार की नेत्री है तो उसका तो मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन बाकी जो है उनका कोई मान सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सोच कांग्रेस पार्टी की है, महिला विरोधी। और इसीलिए संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में हमारी बहनें हैं उनके बारे में क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाए? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी वहां तो इनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, वहां तो गठबंधन करना है। इसलिए ये शेरो शायरी अर्ज कर रहे थे। मैं तो डंके की चोट पे और गर्व से कहता हूं, सांसद हैं, 35 बार से ज्यादा बनारस गए हैं। बनारस को कैसे उन्होंने एक विकास पूर्ण शहर बनाया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, पिछले 3 साल से एक बार नहीं गई, एक बार भी। क्यों नहीं गई? तभी छोड़ के भाग के जाना पड़ा उनको राज्यसभा, क्योंकि वो जनता के साथ जुड़ी ही नहीं हुई है। और आप युवाओं की बात करते हैं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने 3 बार सांसद बनाया राहुल गांधी को, 4 प्रधानमंत्री गांधी परिवार से आए उत्तर प्रदेश से, और वहां के युवा को आप नशेड़ी कहते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं, आपने शेर सुनाया था, मैं भी अर्ज कर दूं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने अपनों से जख्म खाए हैं। यह है गांधी परिवार जिसने ठगा है, उत्तर प्रदेश को लूटा है और उसके बाद आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, बात अंजना जी जल्दी खत्म कीजिए सर, तो एक सेकंड राउंड के लिए वेट कीजिए। थर्ड राउंड आपका तो सेकंड राउंड हो गया है। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी का पक्ष अब समझना चाहेंगे, क्योंकि इतना तो तय था कि एक दिन पहले अचानक खबर आई कि आपने बनारस में भी सुरेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर जब 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मान गई तो ये सीट शेयरिंग हो गई है। पीएम कह रहे हैं कि अभी तो एक साथ है, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर बाद में नीलबटा सन्नाटा होगा और उसके बाद से आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। और ऐसा हुआ ही, आपने जिससे इससे पहले हाथ मिलाया, कांग्रेस एक बार मिलाया फिर अलग हो गए, ऐसे ही मायावती जी के साथ हाथ मिलाया फिर वहां भी अलग हो गए। परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडर, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस इस बार रहती है, आप कैसा इस बार सीटें कितनी जीतते हैं, और इसी के साथ नेता के नेतृत्व क्षमता में जो लोगों का विश्वास है वो तय करेगा वो कहां से लाएंगे और कौन लीडर माना जाए। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, ये जब कोई पार्टी का अध्यक्ष अपने आप को 400 पार और बार बार
तीसरा टर्म की बात करता है, तो उसको किसी और गठबंधन पे इस तरह कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। 2017 के बाद से 2022 में हमने 47 सीटों के साथ 112 सीट पे आए थे। 2014 के बाद 2019 में हमने गठबंधन में 15 सीटें जीती। तो कुल मिला के हमारा अपना वोट शेयर है, अपना अपना वोट बैंक है। और जिस प्रकार की राष्ट्र की इस समय स्थिति है, जो लोग बोल रहे हैं अमृतकाल के बारे, जो एक्चुअल में है इस समय देश की स्थिति, आप कुछ भी कह ले, किसान और अन्नदाता लगातार आंदोलन कर रहा है, पिछले 10 साल में 10 बार कर चुका है। उसके ऊपर आप आंसू गैस चला रहे हैं, सुनने में आ रहा है पैलेट गन भी चल रही है। नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान ने इस बार एआरओ की भर्ती में 50 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग हो गया है। ये मजाक बात नहीं है। 50 लाख घरों का सपना टूटा है। आप चुनी ही सरकारों में खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसमें कोई नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां देखो जहां चोरी नहीं हो पा रही है, वहां चंडीगढ़ मेयर जैसे हालात आपने बना दिए। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के नाते जेल भेजना चाहते हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और देश के 80% जनता 5 किलो राशन पे जीने पे मजबूर हो गई है। और सुबह सुबह अखबारों में देश का अमृतकाल आपके विज्ञापनों में दिखता है। क्या जनता नहीं देख रही है इसको? जनता इसको देख रही है और अपने समय का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस भयावह स्थिति को और भयावह ना हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव पे विश्वास है। और अखिलेश यादव इस चीज को लीड भी कर रहे हैं। हमने बार बार बोला कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे और कहीं से भी कमजोर करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई, यह भी प्रोपेगेंडा खबर है कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूट रहा है। हमने कभी नहीं कहा गठबंधन टूट रहा है। आपने बनारस की बात कही, कांग्रेस ने इच्छा जाहिर की, हम कांग्रेस वहां लड़ना चाहते हैं। हमने सशर्त मंजूर किया कि ठीक है, आप चाहिए। देखिए, कमियां इंडिया अलायंस में दिखती है, लेकिन वो बार बार मुझे वो वक्तव्य याद आता है नितिन गडकरी का कि घोड़ों को मिलती नहीं घास, देखो गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो एक बार अपना आत्ममंथन कीजिए। ये जो मंत्रमुग्ध होकर आप प्रचार पे और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे आप चाहे हैं, हकीकत कुछ और है। जमीन के नीचे आपकी हकीकत समझ में आ जाएगी। आप 2024 का इलेक्शन का इंतजार करें। राजीव जी, आप लोगों की सीटें तय हो गई क्या? इससे पहले जो राजीव जी को दिखाई एक बार जेडीयू की तरफ से, एनडीए में भी तो कुछ पता चले आप लोगों की सीट शेयरिंग तय हुई नहीं हुई, फाइनल हुआ बिहार का? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई सवाल कभी खड़ा हुआ नहीं। गठबंधन में शामिल किसी दल ने इस सवाल पर कोई अपनी बात नहीं रखी, कभी कोई असहमति नहीं जताई। क्यों? तो गठबंधन में अभी शामिल हुए, समर्पण, और हमें यकीन है, नहीं मुझे ऐसा लगता है एनडीए में पहले सीट शेयरिंग को लेकर के जो पूर्व का हमारा अनुभव है, 2019 के चुनाव में भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी। 2020 के विधानसभा के सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई असमंजस का भाव नहीं था। जो बाद के हालात थे उस पर चर्चा हम बाद के दूसरे डिबेट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बराबर एक बड़ा मुद्दा था। इस सवाल को इंडिया गठबंधन के सारे नेता अपने तरीके से कहते रहे, इसीलिए उनसे ये अपेक्षा थी कि अब वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस पूरे प्रकरण को लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने में देर की है, उससे कई महत्वपूर्ण साथी इनसे निकलकर चले गए। और अब अफसोस तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा नीतीश बाबू को कि सब सीट शेयरिंग हो रही है, देर सवेर कर ही लिया सबने नाना करते? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने इस गठबंधन में लौटने के बाद जो बातें कही, उसके बाद किसी भी प्रवक्ता को उससे ज्यादा कुछ कहने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं इतना काफी है जितना कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस समय बीएसपी नहीं हो, जिस समय आरएलडी निकल गई, आधे अधूरे मन से और विश्वास के संकट से जूझ रहे अलायंस को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से मुकाबले की बात अगर वो सोचते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बिहार की स्थिति वही है। और जो हाल में कुछ
कानून एवं व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर या जितने तरह के सवाल खड़े हुए हैं, टीएमसी का इकबाल भी पहले जैसा नहीं रहा है। और दूसरी तरफ उनका अलायंस अगर कांग्रेस के साथ हो भी जाए तो भी लेफ्ट अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में 8 सीटों पर आज भी इनका पेच फंसा हुआ है। तो बिहार तो उधर भी फंसा हुआ है ना सर। नहीं राजीव जी, पेच तो इधर एनडीए में भी फंसा हुआ है। वहां पर शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहां पर तो आप लोगों का भी पेच फंसा हुआ है। इन लोगों ने तो अब यूपी का अनाउंसमेंट कर दिया, दिल्ली का भी शायद करने वाले हैं, प्रियंका जी से अभी पूछूंगी, लेकिन एनडीए में तो कहीं का नहीं हुआ है। देखिए एक बात अंजना जी, ये जो पूर्व में कई सवालों पर हम अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता गठबंधन के नेता के तौर पर है, सीट शेयरिंग में लोग न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की बात, जब नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये अपेक्षा उनको रहेगी और वो उसका समाधान भी होगा, इसका विश्वास अभी गठन हुआ है। ठीक है, वो स्थिति वो यहाँ नहीं है। यहाँ सबके अपने अपने स्टेट्स हैं और काफी ज्यादा जो लंबे समय तक असमंजस का भाव है, इससे दूरियां भी बढ़ी हैं। कई सवालों पर आज भी सहमति नहीं हुई। और बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए की तैयारी मुकम्मल है, आप गठबंधन की केमिस्ट्री तैयार करने में अब चुनाव में आप सीधे चले जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं काडर और जो रैंक एंड फाइल है, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच वो केमिस्ट्री बना पाना अब इतने कम समय में आसान नहीं। ठीक है, जल्दी प्रियंका जी के पास आए। प्रियंका जी, क्या अटका हुआ है? मतलब ऐसा माना जा रहा था कल शाम तक कि बस अब औपचारिक ऐलान होना है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस दिल्ली में। क्या हुआ? गुजरात का भी अनाउंसमेंट होना था, कहीं मामला फंस तो नहीं गया है? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, जो भी न्यूज सुन रहे थे आप सूत्रों के हवाले से सुन रहे थे। मैं तो आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि टॉक्स ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे हैं और आज कल में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो उसका, और ये तब भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे पहले कि एनडीए महाराष्ट्र में बताए कि वो अजीत पवार गुट को कितना दे रही है, शिंदे गुट को कितना दे रही है, अशोक चव्हाण गुट को कितना दे रही है। तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू वरी। बट आप देखें कि भाजपा, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी रादर, उनका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस गठबंधन से कि वो लगातार, अब सीबीआई ईडी फिर से उन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रचार दोबारा। अब फिर से कह रहे हैं कि 2 दिन में 41A का नोटिस आएगा और उसके बाद अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा चंडीगढ़ में, जो हम सबने देखा, उसमें हमने भाजपा की वोट चोरी, वोटों की डकैती उजागर कर दी और सुप्रीम कोर्ट तक हेविली केम डाउन हुआ एनडीए भाजपा पे। तो ये गठबंधन हर हाल में ये चाहते हैं किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गठबंधन से निकालो, जेल में डालो, ये इनकी मंशा अभी तक लगी हुई है। पर बंगारू लक्ष्मण की पार्टी की हालत आप देखिए कैसी है। ये प्रचार तो करते हैं 400 सीट, पर कैसे आएंगी? इनकी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि इनको व्यापम स्कैन शार्ट में देखा, जो हमने कर्नाटक में देखा, जो हमने गोवा में देखा, जो हमने देखा ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करते हैं। इनकी हालत इतनी खस्ता है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी की कि ये लगातार जनता के मुद्दों पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान नहीं है कि किसान आज एमएसपी जो प्रॉमिस 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया था और अभी 2 साल पहले फिर से जब काले कानून वापस लिए थे, 750 किसानों की शहादत हो गई थी, प्रॉमिस किया था एमएसपी देंगे, वो आज भी बॉर्डर पर बैठे डंडे खा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की बात पर गौरव भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था, अध्यापकों को वहां डंडे पिट रहे हैं। ये हालत है देश की। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने जो हालत की है देश की, इनकी हालत इतनी पतली है कि आपको पता है बंगारू लक्ष्मण वाला मामला कौन से साल का है? बंगारू लक्ष्मण वाला मामला कौन से साल का है आपको पता है? नींव जरूरी इसलिए हो जाता है अंजना जी क्योंकि नींव तो करप्शन की ही है ना। हाँ, आप लेकिन प्रियंका जी अभी 2001 का, एक सेकंड, मैं एक पॉइंट की वजह से मैंने बोला, मैं आपको बोलने दूंगी। 2001 का मामला है ब्राइबरी का और 2012 में कन्विक्शन हुआ। और दिलचस्प ये है कि वही वक्त था जब आप लोगों का आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन बीजेपी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन आप भी कांग्रेस से मिले तो इस वजह से मिले ना क्योंकि अब तो जेल के अंदर या जेल के बाहर रहने वाला प्रॉब्लम सामने आ गया। वरना कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन करती है आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल का जन्म ही हुआ, पॉलिटिक्स ही हुई के कांग्रेस के अगेंस्ट। मैं एक छोटा सा जवाब अंजना जी,
अंजना जी, बंगारू लक्ष्मण का रेफरेंस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझे बताना है कि इनकी नींव ही करप्शन पर आधारित है। अभी ये अपनी एक्ट्रेसेस को 70 करोड़ की जमीन 2 लाख रुपए में देते हैं, ये इनकी सच्चाई है, अपनी जेबें भरते हैं, इसलिए उनका रेफरेंस जरूरी हो जाता है। हमने ये गठबंधन, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, जेल आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। आज तक चवन्नी की रिकवरी तो हुई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से। मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, चलता ही रहता है हमारे यहाँ। तो 230 हमारे ऊपर केसेस हो गए थे शुरू में 67 विधायकों के ऊपर, वो पता नहीं अनगिनत बार जेल चले गए। तो ये हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है। गठबंधन इसलिए जरूरी हो गया था अंजना जी क्योंकि आज इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे आप कांस्टेंट अटैक देखती हैं। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सरकारों का काम रोकने का काम करती है भाजपा, नेगेटिव राजनीति करती है भाजपा। अगर जनता के मुद्दों पर ध्यान होता तो क्या आज महंगाई आसमान छू रही होती? देश में आज 50 ईयर सबसे लोएस्ट सेविंग चल रही है लोगों के पास, इतनी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब चुका है देश में, एफडीआई अपने लोएस्ट पे है देश में। ये सब अभी रीसेंट आंकड़े हैं अंजना जी। एक और आंकड़ा आपको बताती हूँ, आपको पता भी होगा शायद कि इकोनॉमिक एडवाइजर टू द पीएम ने कहा कि जो आज देश में 25,000 रुपया कमाता है वो देश के टॉप 10% में आता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वीकारते हैं कि 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये हालत है, हमें ये देखना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, ये सारे फैक्ट्स ऑन पेपर हैं। तो भाजपा की हालत आज, और जनता ये देख चुकी है, जनता त्रस्त है इनसे, ऊब चुकी है। और इंडिया गठबंधन एक मजबूत ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव राजनीति देगा जहां मुद्दों पे काम होगी, जनता के मुद्दों पे काम होगी। ऐसा नहीं है खरीद फरोख्त की राजनीति, जो तोड़ दो, जनता आपको रिजेक्ट कर रही है चंडीगढ़ मेयर में, वहां पे वोट चोरी कर लो, ये ऐसी निम्न स्तर की हरकतें राजनीति जो इन्होंने कर दी है, निम्न स्तर की भाषा, निम्न स्तर की गौरव जी जवाब दीजिए, स्तर की राजनीति, वो सब बंद होगी। गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए, आप सबकी बातों का जवाब दीजिए। उससे पहले एक खबर आ रही है, एक सेकंड आपको टोक रही हूं। फर्रुखाबाद सीट को लेकर सलमान खुर्शीद नाराज, किस्मत के फैसलों के सामने कभी नहीं झुका। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं, तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं, नगमे सुनाता रहूं। सलमान खुर्शीद साहब ने ये ट्वीट किया है। अब इस पर तो प्रतिक्रिया मुझे लेनी पड़ेगी राजपूत जी से, लेकिन जल्दी से आप गौरव जी, चूंकि बहुत लोगों ने आरोप लगाया है, जल्दी से इस पर जवाब दे लीजिए, उसके बाद से मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सुरेंद्र जी कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, सलमान भाई लग रहा है नाराज हैं। फर्रुखाबाद सीट नहीं है 17 सीटों की लिस्ट में। गौरव जी। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, ये माना जाता है कि आपका चैनल जो है नंबर 1 चैनल है देश का। मन में ये सवाल आता है, लोग भी पूछते हैं हम लोगों से जब हम जाते हैं सार्वजनिक जीवन में, वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी एनडीए के 3 प्रवक्ता हों और घमंडिया के 2 हों? ऐसा क्यों नहीं होता कि 303 सीट वाली पार्टी के प्रवक्ता को समय दिया जाए कि सबकी बातों का उत्तर दिया जाए? आपका सिग्नल चला गया था गौरव जी, एक सीट नहीं गौरव जी आपकी नाराजगी सिर आंखों पर, लेकिन आपका सिग्नल चला गया था, इसीलिए आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा पा रहे थे हम लोग। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, आप बोल लीजिए, जितना टाइम इसमें निकालना निकाल लीजिए। हाँ। अंजना जी, ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि हम आपसे नाराज होंगे, लेकिन जैसे आपका एक बहुत प्रमुख काम है हम लोगों को आईना दिखाना, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि आपसे भी कुछ सवाल पूछ लें, और नाराज होके नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं पूछ रहा हूं। मैं इतना सक्षम हूं कि सबकी बात का उत्तर दे दूं, एक एक करके मैं दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, एक खबर आपके चैनल पे चल रही थी कि प्रियंका वाड्रा गांधी अब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में शामिल होंगी। तो मैं तो अपने आप से ये पूछने लगा, इसमें खबर का क्या है? प्रियंका वाड्रा गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और साथ में उनके एक और कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी कितनी? 1। उसके बाद 2022 के विधानसभा में भी प्रियंका वाड्रा गांधी प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश में सीटें आई 2, 403 में।
सभी 5 प्रदेशों में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी ने नहीं, क्योंकि वो परिवारवाद का पर्याय बन चुकी है। उनका सम्मान ही सब कुछ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कभी बड़ी पार्टी होके सीटें बांटा करती थी, आज उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टी है 17 सीट। जो खबर आ रही है दिल्ली में 3 सीट जूनियर पार्टनर, बिहार में जूनियर पार्टनर, पश्चिम बंगाल में जूनियर पार्टनर। सोचिए, अब भीख मांगनी पड़ती है कि कुछ सीटें दे दो, इज्जत का सवाल है। इसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी, भाजपा कह रही है 400 पार। हाँ, हम अपने कार्य क्षमता पे, जो हमने कार्य किया है उसके आधार पे कह रहे हैं। लेकिन आपने भी देखिए, अखिलेश यादव का एक मैं बयान लाया हूं हाथ में, विधानसभा चुनाव में कहा था 300 पार, 1 सीट कम नहीं। लेकिन हुआ क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए कम बोलिए, जितनी राजनीतिक चादर हो उतनी ही हैसियत के हिसाब से बोलिए। और झटके आपको ऐसे लग रहे हैं, सलीम शेरवानी राष्ट्रीय महासचिव छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली देते थे, आप नहीं निकाल पाए डर के मारे, लेकिन वो इस्तीफा दे के चले गए। अफजल अंसारी एक कुख्यात अपराधी, उसको आपने टिकट दिया क्योंकि आप जानते हैं आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। तीसरा, पापी आप पे आते हैं। पापी आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हर वो काम करते हैं जो वो अपने बच्चों की कसम और बीवी की कसम लेके कहते थे मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो आ गए। उन्होंने जब पहली बार सरकार गिरी कहा अब कभी नहीं लूंगा, फिर ले लिया। और वो कहते थे कि अगर किसी के दामन पे दाग लगे भ्रष्टाचार का तो पहले इस्तीफा दे। और हालत ये, मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जेल में है। अब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पीट के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। अरे क्यों नहीं न्यायालय जाके सारे चार्जेस रद्द करा देते? इसलिए इन्हें पता है कि हथकड़ी लगनी है इस भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल को। और ये जानते हैं दिल्ली में सूपड़ा साफ होगा। 2 लोकसभा चुनाव में इनकी 0 और 0 सीटें आई, आज 1 सीट की पार्टी है। लेकिन ये भूल जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बयान दे रही है, जो सबसे बड़ा अपराध अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ता। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। अब मैं समझ नहीं पाई सर, आप हंस रहे थे जब सलमान खुर्शीद की मैंने बात पढ़ के सुनाई। मतलब अब आपको अपने नेताओं की चिंता भी नहीं रही है कि जिसको रहना है रहे भाई, जिसको सीट नहीं मिले वो जाए, वरना सलमान इतने छोड़ के गए हैं जना जी, उंगलियां कम पड़ गई हैं पंजे की। क्या मैं कुछ जवाब दे दूं या अभी भी ये बड़े चैनल पर बैठने वाले बड़े प्रवक्ता ही बोलते रहेंगे? मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं अंजना जी, बड़ी स्पष्ट। वो कहते हैं ना कि नाराजगी का हक सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। अगर 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 नाराजगी होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे। हम तो अपने नेताओं को मना लेंगे, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मसला यहाँ पर ये नहीं है। अब इन्होंने हम